टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के मुताबिक पहले उनका पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से जुहू के ब्रह्मकुमारी ऑफिस ले जाया जाएगा। वहां पर पूजा पाठ के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद ओशिवारा शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अभी अस्पताल प्रशासन ने सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें नहीं सौंपी है, जिसके बाद ही सिद्धार्थ की मौत की वजह साफ हो पाएगी। हालांकि परिवार ने उनकी मौत हार्ट अटैक से होने का दावा किया है। मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। सिद्धार्थ के अचानक चले जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन इसके बाद लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने फिट रहने और हमेशा सेहत का खास ख्याल रखने वाले एक्टर को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। चाहे टीवी स्क्रीन हो या निजी जिंदगी, सिद्धार्थ शुक्ला जब भी किसी के सामने आते मुस्कुराते ही नजर आते। उनकी मुस्कुराहट और चेहरे की रौनक उनकी जिंदा दिली का बड़ा हिस्सा थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही उनके निधन की खबर आई, हर कोई चौंक गया। बताया गया कि सिद्धार्थ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। राहुल गांधी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के लोग सिद्धार्थ के जाने के गम में डूबे दिखे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। सीज़न 13 में, बिग बॉस के सीज़न 13 में हमारे बहुत अजीज मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं सीज़न 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों की हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी। भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त। मुझे उनके जाने का बहुत ही दुख है। इतना टैलेंटेड कलाकार, इतना उभरता हुआ कलाकार, इतना अच्छा इंसान, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल खुद का लॉस मैं फील कर रहा हूँ। फिटनेस और वर्कआउट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार भी सिद्धार्थ की मौत पर चौंक गए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सिद्धार्थ के चले जाने के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें निजी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन ये दिल तोड़ने वाला है कि इतना टैलेंटेड है। सीजन 13 में कंटेस्टेंट रह चुके तहसीन पूनावाला ने सिद्धार्थ को इतनी कम उम्र में दिल का दौरा के मामले में सबका ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन सबका ध्यान दिल की बीमारियों की तरफ ले जाएगा। कोई फिट और सेहतमंद जिंदगी जी रहा हो और फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ जाए। कोई अपने जीन्स, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नियमित रूप से दिल की जांच करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। I don't believe a 40-year-old guy who's into gymming, fitness, diet and everything is gone with a heart attack. सिद्धार्थ के निधन से लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो गया। फिटनेस फ्रीक कहे जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला को जब दिल का दौरा पड़ा तो लोग हैरान रहे। सिद्धार्थ के शरीर से कोई भी निशान नहीं मिले हैं, मगर सिद्धार्थ के फैंस ये बात से चिंतित है कि सिद्धार्थ शुक्ला को किस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है और क्या किसी फिटनेस फ्रीक को इस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है क्या। चंद पलों में इतनी जल्दी टूट जाएगा। सिद्धार्थ के निधन ने लोगों की दिल की बीमारी से जुड़ी चिंता बढ़ा दी है। मैकेनिज्म होता है वो कभी कभी टिप ऑफ हो जाता है, यानी कि वो हमारी मदद करने की बजाय बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और उल्टा हमें नुकसान देने लगता है। ऐसी स्थिति में ही कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे पतला कर देते हैं और खून ठीक से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति में सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की संभावनाएं सामने आ जाती हैं। और सेहत के अलावा दिल का खास ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि दिल है तो जान है और जान है तो जहान है। अमेरिका में एक ताकतवर तूफान अपने साथ इतनी बारिश लाया कि वहां के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए। बताया गया कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 8 लोगों की मौत हो गई। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और वहां के मेयर ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। क्योंकि केवल न्यूयॉर्क ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने वहां की सरकार और लोगों दोनों को मुश्किल में डाल दिया। न्यूयॉर्क के एक रेलवे स्टेशन से तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें प्लेटफॉर्म पर सामने से पानी ऐसे आता दिखा जैसे किसी बांध से नीचे गिर रहा हो। वहां की सड़कों पर भी हाल कुछ ऐसा ही दिखा।
रात के अंधेरे में बीच रास्ते में फंसे लोगों की परेशानी उस वक्त दुगनी हो गई जब तालाब बन चुकी सड़कों पर गाड़ियों ने दम तोड़ दिया और उनके अंदर लोग फंस गए। हाल ये हो गया कि सामने आई एक तस्वीर में एक बच्चे को कार से निकालने के लिए बचाव कर्मी मेहनत करता नजर आया। न्यू जर्सी से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी सड़कें पानी से लबालब दिखी। मिनटों के अंदर पानी ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और बाहर निकले लोगों का अपने घर पहुंचना नामुमकिन हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक आदमी अपने बच्चे को गोद में गाड़ी तक ले जाता नजर आया। वहां के पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ इलाकों में भी बादल एक बार बरसना शुरू हुए तो फिर रुके ही नहीं, जिससे सड़कों पर जैम लग गया और जो जहां था वो वहीं फंस गया। सरकार ने बताया कि अभी मास्क उतारने का वक्त नहीं आया है। केंद्र सरकार ने त्योहारों के लिए लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह किया और सभी को मास्क पहनने और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा। इसके अलावा सरकार ने फिर गर्भवती महिलाओं से भी बड़ी संख्या में कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। यूथ कांग्रेस ने अपने दफ्तर में राजीव गांधी पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी इस प्रदर्शनी को देखते हुए अपने परिवार से जुड़ी कुछ बातें बताते नजर आए। इसमें राहुल ने बताया कि उनकी मां यानी सोनिया गांधी अक्सर राजीव गांधी के विमान उड़ाने पर चिंता में आ जाती थी। Yeah, my mother was worried. So every time my father would go on a flight, it would be my mother would have this record playing in the background that he's on a flight, it's so dangerous. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जेल मंत्री फयाजुल हसन चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो लाहौर में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दांतों से रिबन काटते नजर आए। बताया जा रहा है कि जब वो इस दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो उस समय कैंची से रिबन नहीं कटा और फिर उन्होंने हंसते हुए दांतों से ही रिबन काट दिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक मकान के बेसमेंट से पुलिस को 3 नर कंकाल मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि जिस महिला और उसके 2 बच्चों के कंकाल मिले वो 2018 से गायब थे। मकान के बेसमेंट से पुलिस ने खुदाई के बाद 3 नर कंकाल निकाले हैं, जिसमें से एक महिला का है और 2 उसके बच्चों का है। आरोप है कि उस महिला के पति ने ही उसकी हत्या की थी। उस पर अपने एक दोस्त की हत्या का भी आरोप लगा। बताया गया कि उसने दोस्त के शव के पास अपना पहचान पत्र डाल दिया ताकि सबको लगे वो मर चुका है, लेकिन उसकी ये साजिश नाकाम हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जितने भी एंगल्स हैं और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आसपास के या जो भी परिजन उनके घर वाले हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया। रसोई गैस की कीमतों में एक दिन पहले हुई बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बढ़ी हुई कीमतों को जल्द वापस लेने की मांग की ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इसलिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इन महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और अपने साथ काले गुब्बारे लेकर वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर क्या था, कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। जो महिला कांग्रेस की नेता हैं, वो प्रधानमंत्री का जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग दूसरी तरफ, आप देखिए वहां जाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद पुलिस को इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और जल्द ही वो इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती नजर आई। इनमें कुछ इस कार्रवाई से बचने के लिए सड़क पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, मगर पुलिस वाले भी पीछे नहीं हटे और इन प्रदर्शनकारियों को वहां मौजूद एक बस में जबरन बैठा कर ले गए। महिला कांग्रेस के अलावा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसी मुद्दे पर सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ कार्यकर्ता एक एलपीजी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए तो कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में सिलेंडर के कटआउट दिखे। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगाया। पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार अपने जन विरोधी फैसलों के कारण इस सरकार को जाना जाता है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 31 अगस्त की रात दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में नाम बदलकर पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर को उन्होंने अपना अलग नाम बताया और इलाज करने को कहा। अस्पताल की व्यवस्था और इलाज से मांडविया इतने प्रभावित हुए कि इलाज करने वाले डॉक्टर को मंत्रालय में बुलाकर सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उस वक्त अस्पताल में मौजूद डॉक्टर अरविंद कुमार को लिखी गई चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी खूब तारीफ की। ब्राजील से सेना के अभ्यास का एक वीडियो सामने आया। वहां अमेज़न के जंगलों के बीच सेना की टुकड़ी ने कई हैरत अंगेज कारनामे की।
जिनमें जमीन से लेकर आसमान तक के करतब शामिल थे। वहां सेना के बड़े बड़े टैंक आते दिखाई दिए। इसके बाद बहुत तेज आवाज के साथ कई रॉकेट दागकर ब्राजील की सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस सालाना अभ्यास को देखने के लिए वहां कई लोग भी जुटे, जिनके सामने एक कमांडर ने अपने वॉकी टॉकी पर दुश्मन की लोकेशन बताई और दूसरे ने गोला दागने का आदेश दिया, जिसके बाद हुए जोरदार धमाके से सब थर्रा उठे। इस ड्रिल के जरिए वहां के सैनिकों ने मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया। Nós estamos nos preparando sempre, nos adestrando para defender não só a nossa Amazônia, mas ao Brasil como um todo. इस मॉक ड्रिल में सेना ने एक तरफ नदी में अपना दमखम दिखाया तो वहीं आसमान के रास्ते पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी हवाई ताकत को भी साबित किया। असम सरकार ने उरांग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा दिया। असम सरकार ने राजीव गांधी उरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर उरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गईं। उनका मुकाबला सर्बिया की ओगा दानियोविच से था, लेकिन वो बीमारी की वजह से इस मैच में नहीं खेल पाईं, जिससे नाओमी ओसाका को विजेता घोषित कर दिया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। बीजेपी किसान मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बीजेपी किसान मोर्चा के मुताबिक पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश के हर जिले में किसान जवान सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर किसानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवार वालों का बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से सम्मान किया जाएगा। यही नहीं, 17 सितंबर को गुजरात में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 7100 जगहों पर राम मंदिरों में आरती करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दूसरी जगह बसाने की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि इलाके में खदान से कोयला निकालने के लिए अक्सर धमाके किए जाते हैं, जिससे उनके मकानों को नुकसान पहुंचता है और अब वो रहने लायक नहीं बचे। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जिसे मनवाने के लिए ये प्रदर्शनकारी वहां के रानीगंज इलाके में मौजूद कोयले की एक खदान में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इन लोगों को पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। एक आदमी तो कोयला खदान से जा रहे एक अधिकारी की गाड़ी के आगे लेट गया। इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों ने कोयला खदान के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें मेन गेट पर रोकने पर अपनी जी जान लगा दी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। ढेर सारा घर क्रैक हो गया कारण ये था जो नीचे जो ब्लास्टिंग होता है सीएल का। जब काफी देर तक ये लोग हंगामा करते रहे तो खदान से कोयला निकालने वाली कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक अफसर उनके बीच पहुंचे और बातचीत के जरिए हंगामे को शांत करने में जुट गए। आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जमीनें हैं, आपका क्रैक माइनिंग एक्टिविटीज के कारण है, तो अगर होगा तो वो जो है प्रोपोजल बन करके उसको किया जा सकता है। बताया गया कि हंगामे के दौरान 4 लोग जख्मी हो गए। पंजाब कांग्रेस में सियासी कलह और आपसी टकराव का नया दौर शुरू हो चुका है। इस बार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि नवजोत सिद्धू किसी बड़े खेल की तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। खबर यह है कि पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने दोनों को एक टेबल पर लाकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो फिर मैं एक
नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे वो हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चाह रहे थे वो भी हो गया, लेकिन वो नहीं हो सका जो कांग्रेस चाहती थी। पंजाब का घमासान रुकने या कम होने के बजाय और बढ़ गया है। सिद्धू ने अपनी ताकत लगाई और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पूरी ताकत लगाई और अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली, लेकिन इन सबके बीच आला कमान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। समझौतों और वादों के मुताबिक सिद्धू और कैप्टन को मिलकर चुनावी मझधार पार करने की रणनीति तैयार करनी थी, लेकिन कभी सिद्धू, कभी उनके सलाहकार, तो कभी कैप्टन खेमे के नेता संगठन और सरकार के बीच बन चुकी खाई को और गहराते जा रहे हैं। इतनी बैठकें हो चुकी हैं कि प्रभारी हरीश रावत को ये तक कहना पड़ा कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट कि सब चीज़ें ठीक से सुधरें और थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश हो। कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाए। आप यहाँ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कल दिल्ली चले गए। अब एक बात बताइए, मेरी उनकी मुलाकात हो गई, अब हर समय वो मेरे साथ पूछ की तरीके तो नहीं रह सकते। इसी प्रेजेंट कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक खबर है कि हरीश रावत पहली बार मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को एक टेबल पर लाकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन सिद्धू दिल्ली चले गए और ये कोशिश बेकार हो गई। वहीं ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उन दो मंत्रियों से नाराज हैं जो सरकार में रहकर गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। कहते हैं दो नाव पर सवार होने से मंजिल नहीं मिलती। कांग्रेस में यही हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व ने पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा जताया, बाद में सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर पावर का बंटवारा कर दिया। उसके बाद से ही सिद्धू और अमरिंदर दोनों कांग्रेस को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। कांग्रेस के जानकार कहते हैं कि सिद्धू और अमरिंदर दोनों नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो कभी मिल ही नहीं सकते। कांग्रेस के राज्य प्रभारी हरीश रावत भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब कांग्रेस पहले खुद से लड़ेगी और फिर चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत ने सीएम अमरिंदर और सिद्धू से बातचीत की। उन्होंने पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा से भी चर्चा की। इस दौरान संगठन की ओर से मिले 5 सूत्रीय एजेंडे को लेकर रणनीति बनी। सिद्धू ने भरोसा दिलाया कि 15-20 दिनों में कार्यकारिणी बनाई जाएगी। हरीश रावत पंजाब के नेताओं से मिलकर तैयार की गई पूरी रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। कहा गया कि पंजाब में कैबिनेट विस्तार की फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। शफलिंग का जो प्रेरोगेटिव है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा संगठन की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से उनका प्रेरोगेटिव है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। सिद्धू और कैप्टन को एक साथ बिठाकर बातचीत की कोशिश नाकाम होने के अलावा पंजाब कांग्रेस और राज्य सरकार की 10 सदस्यीय तालमेल कमेटी की बैठक भी रद्द हो गई, क्योंकि सिद्धू दिल्ली चले गए तो कैप्टन ने मीटिंग कैंसिल कर दी। अब हरीश रावत दिल्ली पहुंचकर जो रिपोर्ट आलाकमान को देंगे उस पर किसी फैसले के बाद ही पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल तस्वीर साफ हो सकेगी। खबर है कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अमेरिकी फौज ने तालिबान से खुफिया डील की थी। CNN की रिपोर्ट है कि अमेरिका के लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तालिबान के लड़ाकों का एक ग्रुप खुफिया तरीके से काम कर रहा था। अमेरिकी फौज ने तालिबान से जो सीक्रेट डील की थी उसकी वजह से तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर एक सीक्रेट गेट बनाया था, जिसके जरिए हजारों की भीड़ में भी अमेरिकी नागरिक आसानी से एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। जानकारी मिली है कि काबुल में कॉल सेंटर भी बनाए गए थे, जिनकी मदद से अमेरिका के लोगों को गाइड किया गया कि वो कब और कैसे एयरपोर्ट पहुंचे। राजस्थान के जोधपुर से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग की लपटों ने पूरे शोरूम को इस कदर अपनी जद में ले लिया कि वहां पहुंचे दमकल कर्मियों के उसे बुझाने में पसीने छूट गए। लाख कोशिशों के बाद भी आग बढ़ती ही चली गई। आग की वजह से उठ रहे धुएं को देखकर लोग घबरा गए। आग का इतना भयानक रूप देखकर लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। कतार तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी शोरूम के सामने वाली सड़क पर देखी गई। आसपास की बिल्डिंग्स है उसमें और पीछे के हिस्से की तरफ भी प्रभावित क्षेत्र हुआ है। कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने शोरूम के बाहर के हिस्से में लगी आग को बुझाया। फिर वो अंदर जाकर लपटों पर काबू पाने में जुट गए। बाहर पुलिस वाले भीड़ को शोरूम से दूर करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पेट्रोल पंप में कुछ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान जमकर मारपीट की। ये वारदात एक रात पहले हुई।
जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि 6 बदमाशों ने अचानक एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वो बदमाश हथियारों के दम पर वहां बैठे कर्मचारी को बुरी तरह पीटते नजर आए। किसी ने उसे कई बार लात मारी तो कोई उसकी जेब टटोलता दिखाई दिया। मारपीट के दौरान वो कुर्सी से नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ बदमाश लगातार पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी को पीटते रहे तो कुछ काउंटर में रखे कैश को बटोरने में जुटे दिखे। जानते পারবেন যে ক্যাশ ড্রয়ার কোথায় আছে না আছে। প্রথমে এসে ওদের ক্যাশ ড্রয়ার অ্যাটাক, তারপর আমাদের ছেলেকে এরকম ভাবে মারধর। बताया गया कि बदमाश वहां से करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों को इतना पीटा कि उनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। भिलाई में जबरन धर्म परिवर्तन और बदसलूकी के 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भिलाई से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। वहां एक हिंदू लड़की ने जबरदस्ती धर्म बदलवाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर उसके पति मोहम्मद अकबर और ससुराल पक्ष के 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच जारी होने का दावा किया। अपराध पंजीबद्ध हुआ है, विस्तृत चीजें अपराध विवेचना के उपरांत स्पष्ट हो पाएंगी। यूपी में सभी टीचरों के लिए कोरोना की वैक्सीन जरूरी कर दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए ताकि छात्रों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए विधायकों पर बीजेपी ने कार्रवाई की चेतावनी दी। बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं, लेकिन अब उसके पास केवल 72 विधायक बचे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऑलरेडी इन लोगों को चिट्ठी देके क्लैरिफाई करने बोला है, तो एज पर रूल जो होगा व्यवस्था लिया जाएगा। बीजेपी छोड़कर अब तक 3 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और टीएमसी का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक अब भी उसके संपर्क में हैं। इंतजार कीजिए, ये तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के दफ्तर के बाहर भारत में रह रहे अफगान नागरिकों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बताया कि वो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते और उन्हें रेफ्यूजी कार्ड दिया जाए। इसलिए अपनी बात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। इस प्रदर्शन में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। ये अफगान नागरिक हाथों में बैनर और पर्चे लेकर पहुंचे। इनके जरिए उन्होंने अफगानिस्तान में लोगों पर हो रही ज्यादती दिखाने की कोशिश की। इनकी मांग ये है कि इनको रीसेटल किया जाए किसी दूसरे देश में। इनकी ये मुख्य मांग है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें तालिबान की ओर से किए जा रहे वादों पर भरोसा नहीं है, वो वहां नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्हें रेफ्यूजी कार्ड दिया जाए। मैं 11 साल से इंडिया में रहता हूँ, अभी तक मुझे कार्ड भी नहीं दिया। मेरे बच्चे पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, मैं घर नहीं ले सकता हूँ। खबर है कि ये लोग रेफ्यूजी कार्ड हासिल करने के लिए पिछले 1 हफ्ते से अलग अलग दफ्तरों और दूतावास के चक्कर काट रहे हैं। तिहाड़ में बंद एक कैदी ने जेल में बैठकर इतनी बड़ी रकम वसूली है कि दिल्ली पुलिस हैरान है। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर नाम के शख्स ने दिल्ली की कारोबारी से करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में किसी भी अपराधी की एक बार में वसूली का यह मामला अपने आप में रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा स्पेशल सेल और ईडी भी मामले की जांच में नटवर लाल की अरबों की दुनिया देखकर दंग है। करोड़ों रुपए की जमीन पर आलीशान बंगला, बंगले के एक एक हिस्से में बेशकीमती फर्नीचर, शोपीस और तमाम साजो सामान। बंगले के ठीक बाहर दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी है और इन सब का सीधा कनेक्शन है देश की सबसे बड़ी और सख्त जेल तिहाड़ से। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और स्पेशल सेल बेहद हैरान है। किसी को आसानी से यकीन नहीं हो रहा कि तिहाड़ जेल में बैठकर कोई शख्स 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल सकता है। देश के सबसे बड़े जालसाज सुकेश चंद्रशेखर के मामले में ईडी ने चेन्नई में उसका एक लग्जरी बंगला सीज किया है। सी फेसिंग इस बंगले में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद हैं। इटालियन मार्बल का फ्लोर, बेहद महंगा फर्नीचर, वर्साचे के रग्स, 16 हाई एंड लग्जरी कारें जिनमें रोल्स रॉयस गोस्ट, बेंटले बेंटागिया, फरारी 458 इटालिया, लैम्बोर्गिनी उरूस, एस्केलेड, मर्सिडीज AMG 63 आदि शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर का लाइफस्टाइल जितना हाई प्रोफाइल है, उसकी ठगी का अंदाज उससे कहीं ज्यादा शातिर है। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने के मामले ने
दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें एक शख्स धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है और उसने जेल की सलाखों के पीछे से ही अपने गिरोह को ऐसे एक्टिवेट किया कि दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की पत्नी से 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। नटवरलाल की इस कहानी का हर एक अंदाज इतना शातिर है कि पैसे देने वाली महिला को इस बात का शक ही नहीं हुआ कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। जालसाजी के इस मामले में एक मिस्ट्री गर्ल भी है। तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ वसूली के मामले में हुई एफआईआर की कॉपी में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। न्यूज 18 के पास उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें कर्नाटक के रहने वाले सुकेश की शातिराना ठगी के पूरे जाल का जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक साउथेक्स में रहने वाला शिवेंद्र मोहन एक बड़ी कंपनी में प्रमोटर था। 17 अक्टूबर 2019 से शिवेंद्र आर्थिक अपराध के मामलों में बंद है। शिवेंद्र की पत्नी अदिति उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुकेश चंद्रशेखर को मामले की जानकारी मिली तो उसने साजिश रची। सुकेश ने अपने गैंग के जरिए अदिति को फोन करवाना शुरू किया। अदिति को पति शिवेंद्र की जमानत का भरोसा देकर रुपये वसूले। जून 2020 से अप्रैल 2021 तक 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। पुलिस के मुताबिक सुकेश ने जेल से एक ऐसा रैकेट चलाया जिसके जरिए फोन पर लगातार दिल्ली के 2 कारोबारी परिवार से रुपये वसूलने की साजिश रची। पहले उन दोनों कारोबारी को जेल से छुड़ाने के नाम पर रुपये वसूले और फिर कुछ रुपए मिलने के बाद सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर लगातार रुपए मांगे गए। जुलाई 2021 के आखिरी हफ्ते में पीड़ित परिवारों ने शिकायत की, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। जेल के भीतर से इतनी बड़ी वसूली का केस अब तक नहीं देखा गया। पुलिस के मुताबिक कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर 17 साल की उम्र से ठगी करने लगा था। पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से इस मामले में लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक लीना पॉल ने सुकेश को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे आर्थिक अपराध शाखा के सामने किए हैं। पुलिस जल्द ही सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी वाले रैकेट को लेकर बड़ा पर्दाफाश कर सकती है। बिहार में उफान पर आई नदियों ने लोगों की मुसीबत ऐसी बढ़ाई कि उन्हें घुटनों तक भरे पानी में उतरकर अपने जरूरी काम निपटाने पड़े। नेपाल और बिहार के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, लेकिन लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब नदी पर बना बांध टूट गया और पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वैशाली जिले में तो न बाजार बचा न हाईवे, जिधर नजर गई उधर दिखा सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी का पानी। नदी उफान पर आई तो अपने साथ मुसीबत भी लाई और बाजार में आने वाले लोग पानी में घुसकर जाने को मजबूर हो गए। वैशाली जिले के लालगंज इलाके में बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लालगंज बाजार में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। जिनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी लेकर और जिनके पास साइकिल थी वो साइकिल लेकर उसमें घुस गए। रही बात पैदल चलने वालों की तो वो भी हिम्मत जुटाकर पानी से लबालब सड़क पर आगे बढ़े। वैशाली और पटना को जोड़ने वाले हाईवे का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग घरों में फंसे रहे। हाजीपुर में तो हालत और खराब है, वहां तो बारिश के पानी ने शहर की शक्ल ही बदल कर रख दी और ऐसा लगने लगा कि सब डूब गया है। वहां क्या सड़क, क्या खेत और क्या घर, हर जगह पानी भर गया। ऐसे में दुविधा में फंसे लोग जान पर खेलने निकल पड़े। कुछ लोग पानी में घुसकर खरीदारी करने पहुंचे तो कुछ दुकानदार पानी से भरी दुकान के काउंटर पर बैठ गए। दरभंगा में तो बारिश के पानी ने थाने को भी नहीं बख्शा और उसके कोने कोने में घुस गया। थानेदार का कमरा हो या कैदियों को रखने वाली कोठरी, हर जगह जलमग्न हो गई।